हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर ऑफ एरा पे लेक्चर 4। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक। सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं, द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, यानी कि कैसे दो पावर जो हैं वो इमर्ज होके आते हैं, यूएसए और यूएसएसआर। द टू सुपर पावर वेयर कीन ऑन एक्सपेंडिंग ऑन देयर स्पेयर इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जब दो सुपर पावर जो थी, जब वो अपना टेरिटरी एरिया जब एक्सपेंड कर रहे थे, तो इसका प्रभाव बाकी वर्ल्ड के बाकी एरिया पे भी पड़ा। कैसे पड़ा, हम इसको देखते हैं। World sharply divided between a two alliances system. A state was supposed to remain tied to protective a superpower to limit the influence of the other superpower and its life. यानी कि जब दो कंट्री ने अपने एरिया को एक्सपेंड किया, तो पूरा वर्ल्ड जो था इसके कारण दो हिस्सों में बढ़ चुका था। यानी कि दो अलायंस सिस्टम बन चुके थे। कुछ जो थे वो यूएसए के साइड थे, और कुछ जो देश थे वो यूएसएसआर के साइड थे। और ऐसा वो किस लिए अलायंस बना, क्यों वो यूएसए और यूएसएसआर के सपोर्ट में चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि वो प्रोटेक्ट हो सके, वो बच सके सुपर पावर से। यानी कि अगर वो यूएसए के साथ मिले तो यूएसएसआर की वजह से बच सके, और अगर वो अगर यूएसएसआर के पार्टी में मिले हैं तो यूएसए से बच सके। तो सुपर पावर से बचने के लिए वो कहते हैं जो है वो उन्होंने अलायंस बनाया। स्मॉलर स्टेट्स अलायंसेस यूज टू लिंक अ सुपर पावर ऑफ देयर ओन पर्पस। यानी कि जितने भी छोटे छोटे कंट्री थे वो सुपर पावर में मिल गए अपने पर्पस के लिए, यानी कि अपने फ़ायदा के लिए। दे गॉट अ प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑफ वेपन्स इकोनॉमिक अगेंस्ट देयर लोकल रिविल मोस्टली रीजन नेवर विथ whom and rebels. The alliances system led by the two superpower therefore threatened divided into world two camps. वो उनसे कहते हैं अलाइंसेस से इसलिए जुड़ रहे थे क्योंकि वो उनसे वादा कर रहे थे कि वो उन्हें आर्थिक रूप से मदद करेंगे, उनको हथियार देंगे, उनके अगर आस पड़ोस में जो भी उनके विरोध हैं, खिलाफ है, उनसे उन्हें बचाएंगे। इसके अलावा इसके कारण जो था वो पूरा जो वर्ल्ड था वो दो सुपर पावर के कारण दो कैंप में जो था वो बट गया था। एक यूएसए के साइड था और दूसरा जो था वो यूएसएसआर के साइड थी, हमें देखने को मिल रहा है। दिस डिवीजन हैपन फर्स्ट इन यूरोप, यानी कि ये जो विभाजन था ये पहली बार हुआ था यूरोप में। मोस्ट कंट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइड यूएसए एंड दोज ईस्टर्न यूरोप जॉइन द सोवियत कैंप। दैट इज वाई वेयर वॉज कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न लाइन्स। यानी कि देखिए, कुछ जो कंट्री थी वो यूएसए के साइड जुड़ गई, जिसे हम लोग वेस्टर्न लाइन्स का नाम दिए। कुछ जो कंट्री थी, मतलब कुछ जो अलाइंसेस थी, छोटी छोटी कंट्री थी, वो सोवियत यूनियन के साथ जुड़ गई, जिसे हम लोगों ने ईस्टर्न अलाइंस नाम दिया। अब हम इसे मैप पे समझते हैं। ये जो एरिया है ये हमारा वेस्टर्न लाइन्स है, जो यूएसए के साथ जो कंट्री जुड़ी थी, और ये जो हमारा एरिया है ये हमारा ईस्टर्न लाइन्स, यानी कि ये यूएसएसआर का साइड है और ये यूएसए के साइड है। और ये यूएसए के साइड ये सभी कंट्री जो है वो जुड़ी हुई यूरोप की, और आधा एरिया जो ईस्टर्न यूरोप था वो सोवियत यूनियन के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम लोग यूएसएसआर भी बोलते हैं। The Western Alliance was formalized into an organization, the North Antarctic Treaty, नाटो विच कम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। जो वेस्टर्न अलायंस था, यानी कि जो यूएसए था, उसने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम नाटो रखा, द नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो इसे बोला जाता है। अब समझते हैं नाटो है क्या। It was an association of 12 states which declared the armed attack on any them Europe or North America would be regard on attack on all of them. Each of these states would be obliged to help other. NATO एक ग्रुप है जिसमें 12 कंट्री जो थी वो थी। उसके अलावा इसमें मतलब क्या था कि मान लीजिए नाटो में अगर कोई भी एक कंट्री है, वो छोटे कंट्री पर अगर कोई दूसरी बाहर की कंट्री अगर उस पे हमला कर देती है, तो एक कंट्री पे हमला समझा जाएगा कि सभी कंट्री पे हमला है, तो सभी कंट्री जो वो मिलके उस कंट्री पे हमला करेगी, यानी कि एक दूसरे को जो है ये प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। यही नाटो का मतलब जो था वो, यही नाटो का मतलब काम था। ये आप नाटो देख सकते हैं यहाँ पे। देखते जो ईस्टर्न लाइन्स यानी कि जो यूएसएसआर था, उसने भी एक अलायंस की स्थापना की। द ईस्टर्न लाइन्स नोन एज द वार्सो पैक्ट वाज लीड बाय सोवियत यूनियन। इट वाज क्रिएटेड इन 1955 एंड प्रिंसिपल फंक्शन इनटू अ काउंटर नाटो फोर्स यूरोप। इसकी स्थापना वार्सो पैक्ट इसे नाम दिया गया, और ये यूएसएसआर के द्वारा स्थापना किया गया 1955 में। इसका काम क्या था कि नाटो के फोर्स, यानी कि जो नाटो के फोर्स से बचाएंगी, क्या कहते हैं, जो जार की अलायंस है उनको। इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वे डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर एंड कैलकुलेशन ऑफ अ स्मॉलर स्टेट।
जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल यानी कि वर्ल्ड के लेवल पे अलग अलग अलाइंसेस बने कोल्ड वार के दौरान। और ये डिटरमाइन करता है, ये दिखाता है सुपर पावर जो था वो किस प्रकार से मतलब स्मॉल स्टेट छोटे छोटे स्टेट को अपना जो वो अलायंस बनाए थे। एज noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpower. In some cases, the superpower used the military power to bring a country into their respective alliance. Soviet intervention in East Europe provide an example. और ऐसा देखिए, जो यूरोप था इसी कारणवश जो यूरोप था वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया बन गया दोनों सुपर पावर का। उसके अलावा जो दोनों जो सुपर पावर थी यूएसए और यूएसएसआर थी, वो अपना जो था वो अलाइंसेस को बढ़ा रही थी अपनी मिलिट्री के पावर से, लोगों को मतलब सभी देश को धमका डरा के अपने सिस्टम यानी कि अपने अलाइंसेस को और बढ़ा रही थी। और ये हमें सोवियत के इंटरवेंशन यानी कि सोवियत यूएसएसआर के एग्जाम्पल से हमें समझाया जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं उसको। The Soviet Union used to influence the Eastern Europe backed by the very large pressure into arms in the country by the region of ensure that the eastern half of the Europe remain within the sphere of influence। यानी कि यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन जो था, वो अपने मिलिट्री एक्सपेंस से जो ईस्टर्न यूरोप के जितने भी कंट्री थे उसे अपनी टेरिटरी में जो है वो मतलब अलायंस जो है वो अपना बना लेता अपनी मिलिट्री के पावर के दम से। In East and Southeast Asia and West Asia, Middle East, the United States built an alliance system called the Southeast Asian System Treaty, organized a CA2 and the Central Treaty Organization CN2। यानी कि जो यूएसए था उसने यूरोप में तो अपना मतलब नाटो का स्थापना किया है यूरोप के कंट्री छोटे छोटे कंट्री के साथ। वो एशिया में, ये हमारा एशिया है, उसने एशिया में भी दो ग्रुप बनाया। एक बनाया साउथ ईस्ट एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी उन्होंने साइन कराई जिसे नाम दिया गया सीएटो, और दूसरा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दो जगह जो था वो यूएसए ने यहाँ पे भी अपनी ट्रीटी को यानी कि अलायंस बना ली। सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाई हैविंग अ क्लोज रिलेशन विद द रीजनल कंट्री सच एज द नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक। यानी कि यूएसएसआर के सपोर्ट में कौन कौन था, तो इराक था, नॉर्थ कोरिया था, वियतनाम था, चाइना था। ये सभी जो थे वो यूएसएसआर के साथ थे, मिले हुए थे इनके। कोल्ड वार थ्रेटेन डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंस, यानी कि कोल्ड वार की वजह से पूरा वर्ल्ड जो था वो दो अलायंस में बटा हुआ था। अंडर द सर्कमस्टेंस मेनी ऑफ अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल पावर सच एज अ ब्रिटेन फ्रांस वेयर वॉरिड दैट वुड फ्रीडम एज सून एज द गेन फॉर फॉर्मल इंडिपेंडेंस। इसके अलावा बहुत सारी जो कंट्री थी वो फ्रांस और ब्रिटेन से जो है वो इंडिपेंडेंट आज़ाद होकर आ रही थी, जिसमें हमारा इंडिया जो है वो एग्जाम्पल में है। तो उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहे थे, वो फ्रीडम तो होके आई हैं, आज़ाद होके आई हैं, लेकिन अब वो किसके साइड जाएं, किसी के साइड पे अगर जाएंगे तो क्या हो रही है, उनकी फ्रीडम जो है वो छीन सकते। Crack and split within alliances where quick appear. Communist China correct within USSR towards the later 1950 and 1960 and they fought a brief over territory dispute। इसके अलावा बहुत सारे क्रैक और स्प्लिट भी आए, यानी कि बहुत सारे अलायंस जो थे वो यूएसएसआर के वो छोड़ के भी मतलब जाने लगे, जिसमें हमारा जो कम्युनिस्ट चाइना था वो यूएसएसआर के साथ मतलब उसकी लड़ाई हो जाती है 1950 से लेकर 1969 के दौरान। फॉर द ब्रीफ और टेरिटरी, इनकी टेरिटरी से लेकर उस विवाद हो जाता है, किससे, चाइना से, यूएसएसआर का चाइना से। अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज नॉन लाइन मूवमेंट विच गिव द न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री विजिटिंग द लाइन्स। और मतलब जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री आ रही थी उनके पास ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो किस साइड जाए, यूएसएस के जाए साइड जाएंगी तो वो यूएसए उनके लिए दुश्मन बन जाएगा, वो यूएसए के साइड जाएंगी यानी कि किसी भी कंट्री के साथ जाएंगी तो एक ना एक देश जो है वो उनका दुश्मन बन जाएगा। तो इसको देखते हुए एक नॉन लाइन मूवमेंट की स्थापना की गई, यानी कि ना हम आपके साइड जाएंगे ना हम आपके साइड जाएंगे, हम अपना खुद का दल बनाएंगे। तो इसी को लेकर फिर नॉन लाइन मूवमेंट की स्थापना हुई। यू मे आस्क व्हाई सुपर पावर नीड अलायंस टू ऑल आफ्टर ऑल द न्यूक्लियर वेपन रेगुलर आर्म्स देयर वर सो पावरफुल दैट कंबाइन द पावर ऑफ मोस्ट स्मॉल स्टेट इन एशिया अफ्रीका एंड इवन नो मैच द सुपर पावर हियर द स्मॉल स्टेट हेल्पफुल टू द सुपर पावर इन गेनिंग एक्सेस टू। यानी कि मतलब आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुपर पावर को ऐसी क्या आवश्यकता है कि जो यूएसए है और जो यूएसएसआर है वो जो है वो अलायंस बना रहे, मतलब क्या आवश्यकता है जो यानी कि चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया, उनके सामने तो कुछ नहीं है सुपर पावर, मतलब क्या कहते हैं सुपर पावर के सामने तो कुछ नहीं है। तो चलिए हम ये रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो सुपर पावर थी वो अलायंस बना रही थी। चलिए हम वो देखते हैं। देखिए सबसे पहला
रीज़न है वाइसली रिसोर्स सच इज़ ऑयल एंड मिनरल। उन्हें ऑयल मिल जाएगा, रिसोर्सेज के सामान मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे अगर वो छोटे छोटे कंट्री को अपना अलायंस बनाते हैं। उसके अलावा ट्रेटी फ्रॉम देयर सुपर पावर टू कुड लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रॉप्स। उन्हें जगह मिल जाएगी जहाँ से वो अपने मिसाइल को, अपने हथियार को लॉन्च कर सकेंगे। उसके अलावा लोकेशन फ्रॉम वेयर द कुड ईच एंड अदर, यानी कि उन्हें एक लोकेशन मिल जाएगा जासूसी करने के लिए। उसके अलावा इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट ए स्मॉलर लाइज कुड मिलिट्री एक्सपेंस। इसके अलावा उन्हें मिलिट्री सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब मिलिट्री एक आर्थिक रूप से जो है वो आर्थिक रूप से एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे समझते हैं देयर वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजिकल रीजन। द लिबर्टी अलाइज सजेस्टेड सुपर पावर वेर विनिंग वॉर of idea as well, the liberal democracy, capitalism and better socialism, communism और vice versa। वैसे ही लड़ाई किस चीज़ का था, कोल्ड वार किस चीज़ का, तो ये एक आइडियोलॉजी था। आइडियोलॉजी के प्रति ये पूरा कोल्ड वार जो था वो था। जो यूएसए था, यूएसए का कहना था कि सब कुछ कैपिटलिज्म होना चाहिए। यूएसएसआर का कहना था कि सब कुछ सोशलिज्म होना चाहिए। कैपिटलिज्म यानी कि सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए। सोशलिज्म यानी कि सब कुछ सरकार का होना चाहिए। तो यही आइडियोलॉजी को लेकर ये जो था वो पूरा लड़ाई था, जिसे कोल्ड वार भी कहा गया है। तो आज के लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा कि मतलब किस प्रकार से मतलब दो पावर जो थी वो इमर्ज होके आई, यूएसए और यूएसएसआर, और किस प्रकार से यूएसए और यूएसएसआर के अलग दूसरे दूसरे जो कंट्री थे वो अलाइंस बने। और क्यों बने अलाइंस? क्योंकि उनको आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक रूप से, उसके बाद इकोनॉमिकल, उसके बाद हथियार के रूप से, हर तरह से जो था वो यूएसए और यूएसएसआर जो वो मदद करेंगे। ये हम लोगों ने देखा। उसके अलावा देखा कि क्यों क्यों जो थे वो सुपर पावर, क्यों उनको ज़रूरत थी अलाइंस की। तो उनकी भी कुछ नीड थी, रिसोर्सेज की थी, उसके अलावा एरिया की थी। तो ये सभी चीज़ हमने आज के टॉपिक में देखा। तो इसी के साथ हमने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। कोल्ड वार ऑफ एरा पे ये फोर्थ लेक्चर है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जो बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।